हेलो बच्चों, देखो। जब ब्लड जब ब्लड किडनी तक आता है, तो किडनी तक आता है किसके द्वारा? देखिए, ये है, इसे इसे कहते हैं अफरेंट, ठीक, आर्ट्रियोल। अफरेंट आर्ट्रियोल द्वारा जब ब्लड आता है किडनी में, किडनी के बोमन कैल्शियम में आता है, यहाँ से होता हुआ, तो किडनी के बोमन कैल्शियम जब आता है अफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक, तो वो ग्लोमेरुलस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लोमेरुलस में, ठीक। देखिए ग्लोमेरुलस कहाँ लिखे हैं हम, या ग्लोमेरुलस में कन्वर्ट हो जाता है, या ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स ना, जहाँ से ब्लड फिल्टर होता है बोमन कैप्सूल में ना। तो जो ग्लोमेरुलस के इनर पार्ट होता है वह बना होता है इंडोथेलियम। यहाँ पे देखिए आप लोग, इंडोथेलियम, इसे ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक। और इस ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स में कितना ज़्यादा प्रेशर होता है? 55 mmHg, ठीक। इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक। 55 mmHg लगता है, ठीक, इसके अंदर आता है अफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक। और जब यह छनता है, फिल्ट्रेट होता है बोमन कैप्सूल, इसे क्या कहते हैं? ये पूरा पोर्शन क्या है? बोमन कैप्सूल कहते हैं ना। जब यहाँ से हाई प्रेशर द्वारा 55 mmHg ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर द्वारा ब्लड जब आता है बोमन कैप्सूल में, तो ब्लड इस बोमन कैप्सूल के कोलाइडल, बोमन कैप्सूल छना हुआ जो भाग होता है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक फोर्स लगाता है। किसके तरफ? ग्लोमेरुलस के द्वारा एक फोर्स लगाता है। कितने? ये तो अफरेंट आर्ट्रियोल में 55 mmHg फोर्स लग रहा है, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक। और अपोज उल्टा दो फोर्स लग रहे हैं कि BCOP ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो बोमन कैप्सूल छना हुआ फिल्ट्रेट है उसके द्वारा फोर्स लग रहा है अपोजिट साइड, किसके? ग्लोमेरुलस के साथ, ग्लोमेरुल की ओर, ठीक। एक क्या हो गया? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो 30 mm होता है, ये अपोजिट लगता है, ठीक। इसके अपोजिट लगता है फिल्ट्रेट का अपोजिट, फिल्ट्रेट हुआ ग्लोमेरुलस से, जो अफरेंट आर्ट्रियोल आया, ग्लोमेरुलस का रूप ले लिया बोमन कैप्सूल ने, वहाँ से 55 mmHg का फोर्स लगा, जिससे फिल्ट्रेट आ गया बोमन कैप्सूल में। यही जो अफरेंट आर्ट्रियोल जब ग्लोमेरुलस बन जाता है, यही जो अफरेंट आर्ट्रियोल जब ग्लोमेरुलस का रूप ले लेता है, ठीक, यही आगे चलकर इफरेंट आर्ट्रियोल बनाता है। देखिए इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक, इसे ही ब्लड वेसल भी कहते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है नहीं? वेसल्स, ठीक। तो कितना? 55 mmHg फोर्स लग रहा है, ठीक, ग्लोमेरुलस में, जिसके कारण फिल्ट्रेट बोमन कैप्सूल आ रहा है छन का, ठीक। और इसके अपोजिट एक और फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लगा, एक तो एक ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो छना हुआ भाग है उसके द्वारा फोर्स लग रहा है अपोजिट साइड, ग्लोमेरुलस के साइड। और एक और है या यहाँ पर कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक में जो बोमन कैप्सूल वाल है, डबल लेयर वाल, इसके रीनल वाल कहते हैं, ठीक। ये डबल वाल, इसके द्वारा एक फोर्स लग रहा है ग्लोमेरुलर के अपोजिट, इसकी यह भी लगा रहा है अपोजिट, एक मान लीजिए यहाँ पर इसके विपरीत, मतलब एक फोर्स हो गया, मतलब अपोजिट कितना फोर्स है? अपोजिट साइड दो फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट साइड दो फोर्स लग रहा है, ठीक। एक लग रहा है ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर 30 mmHg, एक लग रहा है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 15 mmHg, ठीक। हाँ, अब अगर इसे हम कैलकुलेशन करें तो नेट फिल्ट्रेशन कितना मैंने छना हुआ है? मैंने 55 mmHg और 30 mmHg और 15 mmHg, सबका इन दोनों का योग करेंगे और इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। आप देखिए, ये नहीं दिख रहा है, फिर लिखते हैं, ठीक।
ये नेट फिल्ट्रेशन ना, कितना फिल्टर हुआ यार, फिल्टर तो GBH, इसे शॉर्ट कट मिलेगा GBHP, ठीक। ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक, कितना है BGHP माइनस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लग रहा है, इसी शॉर्टकट में BCOP कर सकते हैं। और फिर ये कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना है 15, प्लस कर दीजिए, ये दोनों का प्लस है, योग प्लस BCOP और इसका CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक। तो ये हो गया 55 और ये हो गया कितना था, यह था 30, यह 15, 15, ठीक। इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 45, 45 और ये हो गया 55, हटाएंगे कितना आ गया 10, मतलब फिल्टर कितना बना 10 10 mHg, मतलब यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है 10 mmHg का फिल्ट्रेट बना है, ठीक। 10 mmHg 10, ठीक, समझ में आया ना। ब्लड आया अफरेंट आर्टरियोल में या ग्लोमेरुलस को रूप ले लिया, इस अफरेंट आर्टरियोल में इस अफरेंट आर्टरियोल में हाईली हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है, ब्लड हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है जो है 55 mg, इसका मैंने इसका होना ही बहुत जरूरी है, इसके कम होगा दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 55 mmHg 55 mmHg है, ठीक। यह हाई प्रेशर कारण यह बामन कैप्सूल में क्या होता है फिल्ट्रेट हो जाता है, लेकिन इसके अपोजिट दो फोर्स और लगते हैं, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक। 30 और 15 के जोड़ देंगे तो घटाएगा 10 mmHg का गया फिल्ट्रेट, ठीक। अब जो फिल्ट्रेट आया हुआ है, यह जो फिल्ट्रेट हुआ इसमें से आरबीसी छोड़ देंगे और लार्जर प्रोटीन छोड़ देंगे, लगभग सभी पार्ट इसमें फिल्ट्रेट हो जाता है, छन जाता है, ठीक। छना हुआ भाग डायरेक्ट यूरिन फार्म में निकल जाए, डायरेक्ट यूरिन फार्म में निकल जाए, इससे पहले इसमें जो लाभदायक चीज़ें हैं लगभग बहुत चीज़, जैसे बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, H2O, वाटर, पोटेशियम, ये सारी चीज़ भी इसमें फिल्टर में आ गए हैं। इनको रीएब्जॉर्ब करने के लिए, रीएब्जॉर्ब माने ट्यूबुल से बॉमन कैप्सूल PCT, इसे PCT कहते हैं ना, देख लीजिए ये PCT है, ठीक। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक। यहाँ इसमें से जो लाभदायक चीज़ें हैं उसे फिर ही ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, इसे क्या है ये अफरेंट रेटिक्यूल जो आगे चल के गया है, अफरेंट रेटिक्यूल, इसे ब्लड वेसल्स भी कहते हैं, फिर वापस ब्लड वेसल्स में चला जाता है। कौन कौन चीज़, बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, वाटर और पोटेशियम, और फिर ब्लड से हानिकारक चीज़ जो नहीं छना हुआ है, जैसे अमोनिया नहीं छना है तो फिर आ जाता है ट्यूबुल्स में, यहाँ से देखिए पैरेलल अमोनिया हाइड्रोजन आना, ठीक। फिर यह जो ट्यूबुल्स है PCT प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, यह आता है नीचे असेंडिंग कॉलम में देखिए, यहाँ से बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, वाटर, पोटेशियम जो निकल गया है तो क्या हो गया, यह क्या हो गया, खनिज मिनरल जब निकल जाते हैं तो क्या बहुत डाइल्यूट हो गया, बहुत बनने के बाद से बहुत तरल हो गया है, पानी मॉडल है, ठीक, हो गया लगभग। तो जब डिसेंडिंग कॉलम में आता है इसमें मतलब पूरा नहीं निकला है, इसे बाय करने से कुछ मात्रा में निकले, कुछ मात्रा में नहीं, जितना जरूरत होगा उतना ही, ठीक। तो जो फिल्ट्रेट आ गया इसमें असेंडिंग पोर्शन में आता है तो इसका फिर ट्यूब्यूल, फिर यह जो ब्लड वेसल्स है इसे वासा रेक्टा भी कहते हैं, जो आगे चल के इफरेंट आर्टरियोल जब ट्यूब्यूल्स के पैरेलल हो जाता है इसे वासा रेक्टा कहते हैं, वासा रेक्टा, ठीक, या फिर ब्लड वेसल्स भी कह सकते हैं। तो डिसेंडिंग पोर्शन में डिसेंडिंग पोर्शन से वाटर क्या आता है ब्लड वेसल्स में, फिर वापस आ जाए, क्योंकि यह बहुत गाढ़ा हो गया है, मोर कंसनट्रेटेड हो गया है, मोर डाइल्यूट हो गया है, एकदम तरल हो गया है, इसमें से पानी निकलना बहुत जरूरी है, ठीक, नहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक। तो इसे फिर यहाँ पर वाटर निकल जाता है, PCT में वाटर निकल गया है, लेकिन डिसेंडिंग पोर्शन से वाटर फिर रीअब्जॉर्ब होता है, क्या होगा यहाँ पर देखिए
मिनरल वो हर चीज़ निकल गया लगभग, तो यहाँ वाटर की मात्रा ज़्यादा हो गया है। ठीक, तो यहाँ से डिसेंडिंग पोर्शन से वाटर का फिर री एब्जॉर्प्शन होता है, फिर ब्लड वेसल से री एब्जॉर्ब का फिर से, जिससे यहाँ पर ब्लड मात्रा कम होगा, वाटर की मात्रा कम हो गया, जब री एब्जॉर्ब हो जाएगा, जब ये क्या है यार अफरेंट टूअल वासेरेक्टा वाटर को री एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ट्यूबुल्स में क्या हो गया, डिसेंडिंग ट्यूबुल क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ट्यूबुल कहते हैं इसे लूपा हलने, डिसेंडिंग लूपा हलने भी कहते हैं। ठीक, जब यहाँ से वाटर निकल गया तो यहाँ मोर कंसनट्रेटेड हो गया। ठीक, तो जब यह असेंडिंग पोर्शन में जाता है तो यहाँ से फिर NaCl निकलता है, फिर NaCl निकल जाता है, फिर यहाँ वाटर यहाँ पर क्या हुआ ट्यूबल, जब वाटर ढेर से बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर का रिएक्शन हो जाएगा तो क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, डिसेंडिंग पोर्शन फिर NaCl का री एब्जॉर्प्शन होता है, वही ब्लड करता है। यहाँ वाटर का री एब्जॉर्प्शन करता है डिसेंडिंग पोर्शन में, ट्यूबुल से ब्लड में वाटर का री एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ से डिसेंडिंग पोर्शन में NaCl या NaCl नहीं निकल सकता, ये इम्पॉसिबल होता है, यहाँ से सिर्फ वाटर ही निकल सकता है। ठीक, और फिर जब असेंडिंग पोर्शन में आता है, असेंडिंग पोर्शन में वाटर नहीं निकल सकता है, इम्पॉसिबल होता है वाटर के लिए, यह सिर्फ परमेबल होता है NaCl। ठीक, सोडियम क्लोराइड फिर चला जाता है ट्यूबुल्स, सोडियम क्लोराइड फिर चला सोडियम क्लोराइड फिर आ जाता है वासर। ठीक, जब वासर चला जा इसमें आ जाता है, ठीक, ये डाइल्यूट हो गया था। ठीक, ठीक, यहाँ से वाटर निकल गया था, तो यहाँ मोर कंसनट्रेशन हो गया था, डिसेंडिंग पोर्शन से यानी से निकालिए, फिर डिसेंडिंग पोर्शन से रीएब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक, NaCl का, फिर जब रीएब्जॉर्प्शन हुआ फिर मेंटेन हो गया वैसे यूरिन। ठीक, यहाँ पर आया क्या है यार DCT है, डिसेंडिंग पोर्शन में फिर क्या होता है, डिसेंडिंग नहीं DCT में, डिस्टल कॉर्नर ट्यूबुल में फिर क्या होता है, री एब्जॉर्प्शन होता है, किसका होता है, सोडियम क्लोराइड, वाटर, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम और हाइड्रोजन का सेक्रीशन होता है। सेक्रीशन माने ब्लड से ट्यूबुल में आयन आते हैं और री एब्जॉर्प्शन माने ट्यूबुल से ब्लड में जाता है। ठीक, ठीक, यहाँ री एब्जॉर्प्शन होता है इसका, डिसीजन रिएब्जॉर्प्शन होता है NaCl बाइकार्बोनेट। ठीक, और सेक्रेशन पोटेशियम और हाइड्रोजन। फिर आता है यह यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से फिर यूरिन को निकाल दिया जाता है रीनल ट्यूबुल्स, रीनल पेल्विस से यूरिनरी ब्लड है, यूरिनरी ब्लड से थोड़ा निकल जाता है यूरिन। यहाँ पे एक और है जो कलेक्टिंग डक्ट है, यह भी इसका भी री एब्जॉर्प्शन होता है, क्या री एब्जॉर्प्शन है सन। ठीक, इसका भी री एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए यूरिया क्यों री एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने के लिए बैलेंस। ठीक, यहाँ देखिए वाटर का री एब्जॉर्प्शन होता है और यूरिया का। ठीक, समझ में आया, समझ आ गया होगा लगभग। फिर से देखिए एक बार, ब्लड आया अफरेंट टूअल से, ग्लोमेरुलर का रूप ले लिया बामन कैप्सूल में, यहाँ बहुत ज़्यादा हाईली ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, जो होता है कितना होता है 55 mmHg। ठीक, जिसके कारण यह फिल्ट्रेट बामन कैप्सूल में छन जाता है, लेकिन इसके अपोजिट दो फोर्स और भी लगते हैं, इसे कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं और ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये 30 होता है और यह 15 होता है।